चलिए, तो जब भी हम बात करेंगे इम्पेयरमेंट सिचुएशंस की, तो इनमें ये सारे इंस्टांसेस कवर होते हैं जनरल नोट पे। सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, फेमिलियरिटी, बायसनेस और अनड्यू इन्फ्लुएंस। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू परस्पेक्टिव। तो 1 2 3 4 5 ये पांचों टर्म्स आपको फॉर श्योर पूरी तरह से क्रैम्ड होनी चाहिए। तो जब भी हम इम्पेयरमेंट की बात करेंगे, इम्पेयरमेंट कब होती है? जब इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी में, इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी में क्या नहीं रहती? इंडिपेंडेंस नहीं रहती, या फिर और जो हमारे ऑडिटर्स होते हैं, इंटरनल ऑडिटर्स जो होते हैं, सॉरी, या तो जो हमारे इंटरनल ऑडिटर्स हैं, उनकी जो ऑब्जेक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं मेंटेन नहीं हो पाती। तो अब हम ये स्टडी कर रहे हैं इसके क्या रीजंस हैं, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिट के द्वारा सेपरेटली स्टिपुलेटेड है। ये पांचों के पांचों पॉइंट आपको फॉर श्योर याद रखने हैं। पहला, सेल्फ इंटरेस्ट। इसका छोटा सा एग्जाम्पल बनाए तो चीजें और ज्यादा समझ में आएंगी, है ना? तो जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ऑर्गेनाइजेशन है पीयूष आईएनसी। ये एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है। इसके इंटरनल ऑडिट टीम के मेंबर्स हैं। इंटरनल ऑडिट टीम के मेंबर्स में सपोज 3 मेंबर्स की टीम है। पहला मिस्टर सी, दूसरा मिस्टर एम, और तीसरा मिस्टर वाई। अब मिस्टर वाई को, ये जो सी है ये हेड मान लेते हैं, चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव, इंटरनल ऑडिट टीम का हेड, और ये बाकी 2 इंटरनल ऑडिटर्स हैं। मिस्टर वाई को काम सौंपा गया मिस्टर सी के द्वारा कि आप जाएं और परचेज डिपार्टमेंट में एक लिस्ट दे दी गई, ये सारी चीजें आप चेक करें। परचेज डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है, परचेज मैनेजर, कौन? परचेज मैनेजर। तो उसने कुछ मतलब ये जो वाई है, इसने ये डिस्क्रिपेंसी फिगर आउट करी कि कहीं ना कहीं जब भी ऑर्डर प्लेस होता है ना, तो ये दूसरी जगह से अगर ऑर्डर प्लेस होता हो पाता तो बेटर कोटेशन के साथ मार्केट में इसके अवेलेबल है, राइट? और कोटेशन में भी एवरी टाइम कई बार कुछ प्राइसिंग हो रही है, कई बार कुछ प्राइसिंग हो रही है, प्रॉपर ऑथराइजेशन नहीं है। तो यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी नजर आई है। और यहाँ पर वाई को परचेज मैनेजर जो है, ये परचेज मैनेजर, लेट्स से हिज नेम इज मिस्टर योगेश। ये जो परचेज मैनेजर मिस्टर योगेश मिस्टर वाई को बोलता है, लुक मिस्टर वाई, आप मेरे से $15,000 लीजिए और प्लीज ये डिस्क्रिपेंसी किसी के नॉलेज में मत लेकर आइए। यहां पर बेटा क्या कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया? प्रोफेशनल वर्सेस पर्सनल इंटरेस्ट, यस और नो? क्या यहां पर आ गया? सेल्फ इंटरेस्ट उसका इन्वॉल्व हो गया। तो वो कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर के द्वारा ये टर्म स्टिपुलेटेड है सेल्फ इंटरेस्ट की, कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर बिल्कुल जो ऑब्जेक्टिविटी है उसके हैम्पर होने के चांसेस हैं, इंपेयर्ड होने के चांसेस हैं ऑब्जेक्टिविटी के। सो इसको डील करने के लिए ये जो पर्सन है, ये हाई एथिक्स वाले पर्सन होने चाहिए, इंटरनल ऑडिट के जो टीम मेंबर्स हैं, और वो सीनियर के नॉलेज में भी लेकर आए, ताकि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस ना देते हुए जो उनका प्रोफेशनल इंटरेस्ट की कैपेसिटी है उसको प्रायोरिटाइज करें। अब ये सेल्फ इंटरेस्ट का पॉइंट आपको हमेशा याद रहेगा। सेकेंड, नेक्स्ट है सेल्फ रिव्यू। कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंटरेस्ट एंड सेल्फ रिव्यू? तभी आप चीजें और अच्छे से समझ पाएंगे। एनीबडी इन द क्लास? सेल्फ इंटरेस्ट वर्सेस सेल्फ रिव्यू, बताएं। इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम माई एंड, पार्टिसिपेट इन द क्लास।
जी बताएं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंटरेस्ट एंड सेल्फ रिव्यू? चैट बॉक्स में एक आंसर आया है, लेट मी रिव्यू इट। देवांशी का कहना है कि मैम सेल्फ रिव्यू इज द ऑडिटर रिव्यूइंग हिज ओन वर्क। अब यहां पर अगर हम ऑब्जेक्टिविटी के इम्पेयर्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आपका आंसर काफी क्लोज है, बस यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब वो अपना सेल्फ रिव्यूअल करते हैं तो वो होगा कैसे। इसने जो भी डिस्क्रिपेंसीज फिगर आउट करी कि इसका काम ठीक है कि नहीं, ये अपने सीनियर मोस्ट पर्सन जो चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव है उसके नॉलेज में लेकर आए कि लुक सर, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इसी एग्जाम्पल को एक्सटेंड करते हैं कि यहाँ पे कुछ डिस्क्रिपेंसीज है परचेज डिपार्टमेंट में, है ना। तो यहाँ पर ये इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा मोल्ड कर देते हैं। सपोज उसने ब्राइब की बात नहीं करी है, तो मिस्टर वाई मिस्टर सी के नॉलेज में ये चीज लेकर आया है। अब ये जो इसने अपना सेल्फ रिव्यूअल एक बार खुद भी कर लिया, ठीक है, और इसके नॉलेज में भी लेकर आया। क्यों? क्योंकि जब इसने अपना सेल्फ रिव्यू किया मिस्टर वाई को, तो उसको ये उसने एनालाइज किया कि हो सकता है कि मेरे को किसी चीज को समझने में कोई मिस्टेक ना हो गई हो। तो ये सेल्फ रिव्यूअल हो गया कि एक तरह से खुद के जो भी उसके परफॉर्मेंस थी, जो सॉरी खुद की परफॉर्मेंस प्लस खुद का जो भी उसने ऑडिटिंग के फंक्शंस परफॉर्म करे इंटरनल ऑडिट के, उसका एक तरह से वो रिव्यूअल करके आगे अपना फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन प्लान करता है। ठीक है जी। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर कहते हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई इंटरनल ऑडिटर अपने आप को सर्वगुण संपन्न समझना शुरू हो जाएगा, हो सकता है वो टीम मेंबर से कनेक्टिविटी ना रखे, किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन ना ले। कोई सपोज लीगल टीम से भी एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाना चाहिए उस किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, या फिर कोई आईटी डिपार्टमेंट में इन्होंने चेकिंग करी है इंटरनल ऑडिटर ने, वहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के प्रोविजंस जो एप्लीकेबल हैं उसकी गाइडेंस लेनी है। तो जहां पर भी एक्सपर्ट ओपिनियन रिक्वायर्ड है, तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा नॉलेजेबल ना माने, और जहां पर रिक्वायर्ड अपना सेल्फ रिव्यूअल करके एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले, दूसरों के एडवाइस भी ले, दूसरों के नॉलेज में भी डाले। सो अगर वो ऐसा नहीं करता है, सेल्फ रिव्यू नहीं करता है ना, वहां पे भी चांसेस हैं। देन थर्ड, फेमिलियरिटी। ये तो हमने काफी सारे दूसरी क्लासेस में भी इसका करा था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये जो मिस्टर यहाँ पर हमने परचेज डिपार्टमेंट बोला था ना, मिस्टर योगेश, ये जो मिस्टर योगेश हैं ये फियोन्से है मिस्टर वाई के, मंगेतर हैं भाई इसके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप मुझे बताइए, फैमिलियरिटी आ गई। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर रिलेटिव ये भी एग्जाम्पल हो सकता है, ये इसका एक और एग्जाम्पल भी बन सकता है। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल भी बन सकता है। एक तो मैंने ये वाला दे दिया कि आप जानते हैं उस पर्सन को जिसको ऑडिट करने जा रहे हैं, या फिर इसी परचेज डिपार्टमेंट में मिस्टर वाई जो है, मिस्टर वाई ही परचेज डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं। या तो ये एग्जाम्पल लिया, इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन इसी एग्जाम्पल का लेते हैं। मिस्टर वाई जो है वो अर्लियर जो है, इसी एग्जाम्पल का एक्सटेंडेड वर्जन लिया है कि वो परचेज मैनेजर रह चुका है शायद प्रीवियसली इसी ऑर्गेनाइजेशन का, सपोज रह चुका है। अब वहां पर फैमिलिटी वाला इशू आ गया, क्या वो उतने अच्छे से काम कर पाएगा, उतने अच्छे से इंटरनल ऑडिट ऑपरेशंस को कैरी आउट कर पाएगा? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बायसनेस आने के चांसेस बिल्कुल हैं। ठीक है। देन बायसनेस किसी भी रीजन की वजह से हो सकती है, फैमिलियरिटी की वजह से भी हो सकती है, या फिर आपने और ऑब्वियसली पहले वहां काम कर चुके हो उसकी वजह से बायसनेस आ सकती है, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। देन अनड्यू इन्फ्लुएंस, इसका तो प्रॉपर एग्जाम्पल समझते हैं चलिए।
फिर मैं चैट बॉक्स में भी आपके मैसेजेस समझूंगी, पढ़ूंगी। अंडू इन्फ्लुएंस एज इन, ये जो मिस्टर सी है, ये चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव, ये लीड करता है इंटरनल ऑडिट टीम को। मिस्टर एम और मिस्टर वाई बहुत अच्छे से अपने ऑपरेशंस कैरी आउट कर रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा एग्जाम्पल को मोल्ड करते हैं। ये परचेज डिपार्टमेंट के ना मिस्टर योगेश इस बार जो मॉनिटरी टर्म्स में ब्राइब देने की कोशिश कर रहा है, इसको दे रहे हैं, चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव को। और ये मिस्टर वाई के ऊपर, जिसने डिस्क्रिपेंसी फिगर आउट करी है परचेज डिपार्टमेंट में, उसके ऊपर पावर एक्सरसाइज कर रहा है कि खबरदार तूने आगे सीनियर मैनेजमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे रिपोर्टिंग करी या फिर फंक्शनल रिपोर्टिंग करी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ये इसके ऊपर अंडर इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका अंडर इन्फ्लुएंस का। इन पांचों पॉइंट्स को बहुत ही डिटेल में समझाने का प्राइमरी मोटो बेटा जी यही है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू परस्पेक्टिव से। तो हमेशा याद रखें, जब भी हम इम्पेयरमेंट की बात करेंगे, इंडिपेंडेंस इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी के परस्पेक्टिव से या फिर इंटरनल ऑडिटर के परस्पेक्टिव से ऑब्जेक्टिविटी जब भी इम्पेयर्ड होगी, तो ये कुछ कॉमन रीजंस हो सकते हैं। इट्स नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, इसके अलावा और बहुत से कारण हो सकते हैं, बट फ्रीक्वेंटली यही रीजंस रहते हैं: सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, फैमिलियरिटी, बायसनेस, अंडर इन्फ्लुएंस। देन internal audit examples of organizational independence impairments include the following, which in fact can also undermine the internal audit objectivity. अगर हम एक ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से देखें कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी कब इंपेयर्ड हो सकती है, देन कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको कि ध्यान में रखना चाहिए फर्दर क्लैरिटी के लिए। पहला, कि जो चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव है, इंटरनल ऑडिट टीम का जो हेड है, he has broader functional responsibility than internal audit, and he executes an audit of a functional area that is also under the CAE's oversight. एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। ये सी चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव है ना, इसको अपने जो ऑपरेशंस है वो तो बहुत अच्छे से कैरी आउट करने ही करने, कंट्रोल्स चेक करने के लिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कंट्रोल लगे हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं, रिकमेंडेशंस की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो इसके टीम मेंबर मिस्टर एम और मिस्टर वाई को इसने काम सौंपा है, तो क्या वो अब हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, कोई बात नहीं मेरा काम तो हो गया, मिस्टर एम और वाई ने जो रिपोर्ट दे दी, चलो चक दो फट्टे नब्बे गिली, कोई दिक्कत नहीं है, इन पर रिलाई करके सीधा रिपोर्ट बना के दे देते इंटरनल ऑडिट की। क्या ये करना चाहिए मिस्टर सी को? बताइए, क्या ये करना चाहिए उसे? नहीं, उसे इनका काम क्या करना चाहिए? रिव्यू करना चाहिए और फिर फर्दर फंक्शनल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग करनी चाहिए, जो ड्यूअल रिपोर्टिंग हम पढ़ के आए हैं इनिशियल लेक्चर्स में। यही वो बेटा जी यहाँ पर बात बोल रहे हैं कि इसकी ब्रॉडर फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इसने जो है चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव ने कहीं ना कहीं फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड के टूवर्ड्स जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के टूवर्ड्स अपना भी काम की है, और इसके साथ साथ जो उसके अंडर काम कर रहे हैं उनको सुपरवाइज करने की भी है। ये वो इस सेंटेंस में पॉइंट नंबर ए में कहना चाहते हैं। देवांशी ने मैसेज में लिखा है, ऑडिटर डूइंग द वर्क एंड रिव्यूइंग इट इज इन द ऑडिटर। ओके, फर्दर। ओके, तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। तो हमने अभी तक ये कवर किया है कि जब भी हम इम्पेयरमेंट की बात बोलेंगे, चाहे इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से इंडिपेंडेंस इंपेयर्ड हो रही है या इंटरनल ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर्ड हो रही है, तो कुछ ये कॉमन एग्जांपल्स हैं: सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, फैमिलियरिटी, बायस और अंडर इन्फ्लुएंस। लेकिन इसमें हमेशा याद रखें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से जब हम बात करते हैं एक इंटरनल ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से, तो जो उसका हेड होता है चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव, उसकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने ऑपरेशंस के साथ साथ जो उसके अंडर इंटरनल ऑडिटर्स की टीम काम करी है उनको भी सुपरवाइज करना। अगर उसने काम डेलीगेट भी करा है तो वो आंखें बंद करके उनके सोली रिलाई नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं उनको जो है उस चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव को सुपरवाइज करना पड़ेगा काम। ओनली देन वो इसकी प्ले ले पाएगा। दिवांशी का क्वेश्चन है, मैम व्हाट डज दैट लाइन मीन एंड हाउ इज इट इम्पेयर्ड? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आंसर करना, क्वेरी को। तो चलिए इस क्वेरी को लेते हैं अब। अमेजिंग क्वेश्चन पूछा है देवांशी ने, और इनफैक्ट अच्छा क्वेश्चन है ये कि मैम यहाँ पर इम्पेयरमेंट कैसे हो रही है? बेटा जी, अगर ये एग्जाम्पल में मिस्टर एम और मिस्टर वाई का इसने काम क्रॉस चेक नहीं किया, अगर उसमें कुछ मिस्टेक रह गई, कंट्रोल्स में कमी थी, इन्होंने ओके बता दिया परचेज डिपार्टमेंट को पूरा चेक करके, इन दोनों को परचेज डिपार्टमेंट का काम सौंपा गया, लेकिन वहां पे काफी सारे कियोस्क थे,
और इससे फर्दर अपना जैसे एग्जाम्पल खुद फर्दर एक्सटेंड करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक लेते हैं, लेट्स मेक एन अनदर एग्जाम्पल। सीएई जो चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव था, उसने अपने आगे टीम मेंबर्स को काम सौंपा कि आप जाके स्टॉक को वेरीफाई करके आओ। उसके जो इंटरनल ऑडिट की टीम मेंबर्स ने ना कोई फिजिकल वेरिफिकेशन करी स्टॉक की, ठीक है, एट रैंडम एक दो आइटम चेक कर ली, लेकिन इसने समझा के भेजा था चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव ने कि एट रैंडम ऑडिटिंग जो भी आप करोगे, सैंपल बेसिस पे फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे, तो ये जो ज्यादा अमाउंट वाले आइटम्स हैं वो 10 आइटम चेक करना, कम अमाउंट वाले की स्पेसिफिक उसको जहां जहां पे लगा ये सारा चेक करके आना। लेकिन उन्होंने इतने अच्छे से जो उसके अंडर टीम मेंबर्स थे, इंटरनल ऑडिट के टीम मेंबर्स, एक दो आइटम चेक करके ओके रिपोर्ट करके बना दी, और इसने भी रिव्यू नहीं करी। चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव ने क्या नहीं करी? रिव्यू नहीं करी। तो रिव्यू ना करने की वजह से यहां पर ये जो इंटरनल ऑडिटर्स की जो काम है, इनकी जो ऑब्जेक्टिविटी है, इंपेयर्ड हो चुकी है, क्योंकि सुपरवाइज करा ही नहीं, क्रॉस चेक करा ही नहीं। अब समझ में आया देवांशी आपको बेटा? यहां पर उसको क्रॉस चेक करना चाहिए था, अगर वो ऐसा नहीं करता है, सो द ऑब्जेक्टिविटी गेट्स इंपेयर्ड देयर टू। ठीक है जी, चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं। देन द चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजर has broader responsibility than internal audit, and the chief audit executive executes an audit within his or her supervisor's functional responsibility. सेम सिनारियो है, थोड़ा सा एक डिफरेंट पॉइंट आता है यहाँ पे कि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव के भी आगे ऑपरेशंस, क्योंकि कई बार क्या होता है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर ऑफ इंटरनल ऑडिट ऑपरेशंस हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट ऑपरेशन हो सकता है, तो वो उसके वर्क को सुपरवाइज करते हैं, इवन चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव के भी वर्क को। ठीक है, तो अगर उसके सीनियर मोस्ट अथॉरिटी सारा काम चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव और इंटरनल ऑडिट टीम मेंबर्स को सौंप दिया है, तो सेम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसकी भी ब्रॉडर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने काम को जो दूसरों को सौंपा है वो भी। कौन? चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी जो कोई वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट ऑपरेशन बैठा है या डायरेक्टर ऑफ इंटरनल ऑडिट ऑपरेशन बैठा है, जैसे कि हमने यहाँ पर सेम समझे है ना बेटा, कि ये अगर इनको काम सौंपता है तो इसकी अकाउंटेबिलिटी खत्म नहीं होती, वैसे अगर इसके ऊपर भी कोई डायरेक्टर ऑफ इंटरनल ऑडिट ऑपरेशन है, यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मत कंफ्यूज हो जाना। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट मतलब इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट का जो हेड है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट ऑपरेशंस है। ठीक है, तो उसकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इवन जो काम उसने सीए को सौंपा है या आगे उसको सौंपा है। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट, द चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव डज नॉट हैव डायरेक्ट कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन विद द बोर्ड। नॉक नॉक, हमने जब ड्यूअल रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट समझा था, फंक्शनल रिपोर्टिंग करा था, डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे पॉइंट को रेज करना की जरूरत है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ, विच नीड्स इमीडिएट अटेंशन। एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग भी नहीं आपको वहां पे करनी। एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग कौन किसको करते हो आप? सीनियर मैनेजमेंट को, सीईओ सीएफओ को। ठीक है, सीएई उसको ही करता है ना, चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप बोर्ड तक आपकी रीच नहीं है, तब भी आपकी ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर्ड हो जाती है। बार बार ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, परचेज डिपार्टमेंट में कुछ डिस्क्रिपेंसी फिगर आउट हुई है, और यहां पर इस कंपनी का सपोज सीईओ यहाँ पे बैठा है, वो डायरेक्टर से मिलने ही नहीं दे रहा, क्योंकि सीईओ खुद ही घपलेबाजी में, परचेज डिपार्टमेंट के घपलों में इन्वॉल्व है, डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलने ही नहीं दे रहा। सो डोंट यू थिंक सो कि यहाँ पर इंटरनल ऑडिटर्स की ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर्ड हो जाएगी? सो द आंसर इज यस, यही वो यहाँ पे कहना चाहते हैं सी पॉइंट के अंदर। आगे बढ़ते हैं। The budget for the internal audit activity is reduced to the point that internal audit cannot fulfill its responsibilities as outlined in the charter. Interesting. अब आपको पता है कि जो इंटरनल ऑडिट चार्टर है, एक तरह से ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें इंटरनल ऑडिटर्स को क्या क्या करना है, उनकी कितनी उनको रेमनरेशन दी जाएगी, उनका स्कोप में क्या क्या सारी चीजें आती है, फाइनल अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देते हैं, है ना।
तो अगर इसके अंदर उनके इतनी रेम्यूनरेशन लिख दी गई है कि जितनी ऑडिटर की तो छोड़ो, जितनी एक नॉर्मल स्टाफ मेंबर की भी सैलरी नहीं होती, उससे भी कम रेम्यूनरेशन यहाँ पर आपने स्टिपुलेट कर दी है, कम अमाउंट की, लो अमाउंट की। सो डोंट यू थिंक सो वहां पर आप इनके फिर उस हिसाब से वो काम कर पाएंगे क्या? ऑनेस्टी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ, एथिक्स के साथ, ऑब्जेक्टिविटी तो इंपेयर होनी ही होनी है, क्योंकि जितना उनका बनता है एटलीस्ट उतनी रेम्यूनरेशन तो प्रोवाइड की जाए, राइट? ये वो यहाँ पे कहना चाहते हैं कि बजट एलोकेशन बहुत लो है और काम उनसे आप ज्यादा ले रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा ले रहे हो। अब यहाँ पर फर्दर जो हम एक डिटेल डिस्कशन ऊपर करके आए हैं, उसी के बेटा जी यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हमें समझने को मिलते। सो द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इंपेयरमेंट। और जब भी हम ऑब्जेक्टिविटी इंपेयरमेंट की बात करते हैं, किसके कॉन्टेक्स्ट में होता है? ऑडिटर्स के कॉन्टेक्स्ट में या इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट में? बी क्विक, नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा है, फटाफट से आंसर्स आ जाए चैट बॉक्स में। ऑब्वियसली इंटरनल ऑडिटर के कॉन्टेक्स्ट में। अब आगे बढ़ते हैं, ये एग्जांपल्स में क्या क्या वो बता रहे हैं। पॉइंट नंबर ए, एन इंटरनल ऑडिटर ऑडिट्स एन एरिया in which he or she recently worked, such as an employee transfers into an internal audit from a different functional area, and then he is assigned to audit of that function. Very interesting. अभी यहाँ पर इसी एग्जाम्पल में मैं आपको समझा के आई थी, बता के आई थी ना बेटा, जब यहाँ पे हमने ये एग्जाम्पल करा था योगेश और वाई वाला, ऊपर स्क्रॉल अप करके आपको दिखाती हूँ। ये बोला था ना कि मिस्टर वाई जो है, जो पहले परचेज डिपार्टमेंट में अगर काम कर रखा है और उसी को इंटरनल ऑडिट टीम में हमने शामिल कर लिया, और फिर वही जाके परचेज डिपार्टमेंट के ऑपरेशन के इंटरनल ऑडिट कंडक्ट कर रहा है, तो क्या उस एफिशिएंसी और उस ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम कर पाएगा? द आंसर इज नो। क्या कहने की कोशिश करें, आप जिस डिपार्टमेंट पे एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे थे, आपको वहां से शिफ्ट करके ऑडिट टीम का पार्ट बना दिया गया। चलो बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, किसी और डिपार्टमेंट में इंटरनल ऑडिट में ना लगा के उसी डिपार्टमेंट में लगा दिया गया जहां पर आप एज अ टीम, एज अ स्टाफ काम कर रहे थे, तो आप उतनी एफिशिएंसी के साथ वहां पर ऑब्जेक्टिविटी के साथ ऑपरेशंस कैरी आउट नहीं कर पाएंगे इंटरनल ऑडिट का। ये इन्होंने एक एग्जांपल यहां पर कोट कर दिया है। वॉइस मेरी ब्रेक हो रही है, मुस्कान इज सेइंग कि मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। एम आई प्रॉपर्ली ऑडिबल टू एवरीवन? जी, थैंक यू फॉर द कॉन्फर्मेशन। हाँ, थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है ना, थोड़ा गला भी खराब है, एनी हाउ। ओके, तो ये पहले आपको समझ में आया, परमार, मृणाल, देन देवांशी एंड मुस्कान, क्लियर हो गया आपको? ये जो मैंने आपको ये एग्जाम्पल का बताने की कोशिश करी है, पॉइंट नंबर ए सबको क्लियर है, सो दैट आई कैन प्रोसीड फर्दर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एन इंटरनल ऑडिटर ऑडिट्स एन एरिया वेयर अ रिलेटिव और अ क्लोज फ्रेंड इज एम्प्लॉयड। जहां पर आपका रिश्तेदार काम कर रहा है, वहीं पर आप उसी एरिया का उसी ऑपरेशंस के अंदर, उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसी का आप ऑडिट कैरी आउट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसी जगह हमने लिया था ना, जैसे परचेज डिपार्टमेंट के जो हेड है मिस्टर योगेश, मिस्टर योगेश जो हैं वो फियोंसे हैं मिस्टर वाई के, ठीक है, मिस वाई के, ठीक है। तो यहां पर मिस वाई एज एन इंटरनल ऑडिटर जब परचेज डिपार्टमेंट के ऑपरेशंस को कैरी आउट करेगी, तो वहां पर ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर होने के पूरा पूरा स्कोप है, राइट? बायसनेस आएगी, यही वो यहाँ पे कहना चाहते हैं। आगे प्रोसीड करते हैं। एन इंटरनल ऑडिटर assumes without evidence that an area being audited has effectively mitigated risk based solely on prior positive audit or personal experiences, which comes under the category of lack of professional skepticism. देखो, एज एन ऑडिटर हमेशा आपका क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है?
शक की बीमारी, राइट, क्वेश्चनिंग माइंड, कि ऐसे नहीं तो ऐसे क्यों, ऐसे है तो ऐसे हो सकता है, राइट, ये होना चाहिए। अगर प्रायर इंटरनल ऑडिटर ने किसी भी ऑपरेशन के अंदर, लेट्स टेक एन एग्जांपल, उन्होंने सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर अपना ऑडिट किया और एक क्लीन अपनी इंटरनल कंट्रोल्स को लेकर पॉजिटिव रिपोर्ट दी है, तो क्या इसका मतलब ये है कि इस साल आपको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया गया है तो आप ये मान के चलें कि पहले वालों ने, ऑडिटर्स ने सारा कुछ सही बताया, तो हम भी मतलब बोल देते हैं कि जो भी कंट्रोल्स लगाए गए हैं वो सारे ओके हैं, कोई भी रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और आप ये मान के चल रहे हो बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी प्रूफ के, बिना ऑडिटिंग करे, सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर रिलाई करके कि प्रीवियस इंटरनल ऑडिट में या इवन एक्सटर्नल ऑडिट में कोई डिस्क्रिपेंसी अगर फिगर आउट नहीं हुई है किसी डिपार्टमेंट के विद रिस्पेक्ट टू, तो आप ये बोल दो कि इंटरनल कंट्रोल्स अप टू द मार्क हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, सो इट्स अ सिचुएशन ऑफ इम्पेयरमेंट इन द ऑब्जेक्टिविटी एज एन इंटरनल ऑडिटर, इन द कैपेसिटी ऑफ एन इंटरनल ऑडिटर, ये वो कहना चाहते हैं। तो बिना किसी प्रूफ के आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर रिमार्क्स नहीं दे सकते। यू शुड हैव क्वेश्चनिंग माइंड। पॉइंट नंबर डी, an internal auditor modifies the planned approach or results based on the undue influence of another person, often someone senior to the internal auditor, without appropriate justification। जैसे यहां पर हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल करके आ चुके हैं बिगनिंग ऑफ द सेशन में, जैसे कि ये मिस्टर सी, परचेज डिपार्टमेंट मिस्टर योगेश ने अच्छा खासा घपलाबाजी करी हुई है, सेटिंग करके रखी है वेंडर्स के साथ प्राइसिंग को लेके, और खुद भी वो वहां से अच्छा खासा अर्न कर रहा है। कोटेशन बेटर हो सकती थी मार्केट में जो अदर वेंडर्स अवेलेबल हैं रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने को लेकर। ये चीज पकड़ ली है किसने? मिस वाई ने। लेकिन मिस वाई को अब ये परचेज डिपार्टमेंट मिस्टर योगेश ने, अब यहाँ पे सिचुएशन चेंज कर लेते हैं, ये इसका फियांसे नहीं है, ठीक है, चलो, मिस्टर सी को घूस खिला दी है, अंडर द टेबल अमाउंट दे दिए मिस्टर योगेश ने, परचेज डिपार्टमेंट वाले पर्सन ने, और इस वजह से मिस्टर सी बोल रहे हैं मिस वाई को चुप रहना, अंडू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहा है इसके ऊपर, मैं तुम्हारा सीनियर है, मुझे पता है डिस्क्रिपेंसी है कि नहीं है, और विदाउट एनी प्रॉपर जस्टिफिकेशन, इस एग्जाम्पल की बात बोल रही हूँ कि जो भी रिजल्ट सामने आए हैं कि परचेज डिपार्टमेंट में जब भी ऑर्डर प्लेस होता है तो उसके विद रिस्पेक्ट टू लूप होल्स हैं कि कोटेशन बेटर मिल सकती थी मार्केट में, है ना, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू अगर ये चीज कैरी आउट हो रही है, कोई सीनियर पर्सन जो इंटरनल ऑडिट टीम में हियरार्की में सीनियर है, वो जूनियर ने जो डिस्क्रिपेंसी पकड़ी है उसके ऊपर अंडर इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में इट्स एन एग्जाम्पल कि एज एन इंटरनल ऑडिटर ये जो वाई की ऑब्जेक्टिविटी है वो इम्पेयर्ड हो गई है, राइट, ये वो यहाँ पे कहना चाहते हैं। आगे प्रोसीड करते हैं। सो वी कैन से बोथ द नेचर ऑफ द इम्पेयरमेंट and the board or the senior management expectations will determine the appropriate parties to be notified of the impairment and the ideal communication approach। बार बार जब से ये चैप्टर शुरू करा है हमने बोला है कि जब भी इम्पेयरमेंट का टॉपिक शुरू करा है, इनफैक्ट कि जब भी ऐसी इम्पेयरमेंट नॉलेज में आएगी, जो भी अप्रोप्रिएट पार्टीज हैं उनको ये चीज नोटिफाई की जाए, बताया जाए कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी इम्पेयर्ड हुई है या इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी की इंडिपेंडेंस जो है वो इम्पेयर्ड हुई है। लेकिन कितनी एक्सटेंट तक बताना है, ये कैसे पता लगेगा कि इम्पेयरमेंट का नेचर कैसा है? ज्यादा सब्सटेंशियल अमाउंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा खासा अमाउंट है। नेचर ऑफ इम्पेयरमेंट तो ऐसा है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन की पूरी फाइनेंशियल पिक्चर ही चेंज हो सकती है, वो डिस्क्रिपेंसी अगर आगे चल के मतलब जैसे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे शेयर होल्डर्स भी है, इवन शेयर होल्डर्स, अभी उसी कंपनी का आईपीओ आने वाला है, इनिशियल पब्लिक ऑफर होने वाला है, लोग भर भर के शेयर्स खरीदने वाले हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में विंडो ड्रेसिंग हो रखी है, ऐसे ऐसे उन्होंने एसेट्स प्रॉफिट्स वगैरह सब कुछ ऐसे इन्फ्लेटेड दिखाए हैं कि जितने भी असर्शंस हैं, असर्शंस क्या होते हैं कि बैलेंस शीट में जो भी अमाउंट आपने डिक्लेयर किया है वो सारा गलत है,
और ये सारा जो है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पता होना चाहिए। तो किस पार्टी को नोटिफाई करना है और कितना नोटिफाई करना है, कि किस लेवल का इम्पेयरमेंट हुआ है, तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस किस को बताओगे, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बताओगे या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी। उसको रिवील करना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, वो घड़ी आ चुकी है कि सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात नहीं है, बाहर भी बताना पड़ेगा, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नॉलेज में भी होना चाहिए। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? दो चीजों के ऊपर, इम्पेयरमेंट का नेचर कैसा है, नेग्लिजिबल है या बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, और बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको लगता है कि भाई विंडो ड्रेसिंग जो है उनकी नाक के तले ही हो रही है, होता है ना बड़ी बड़ी कंपनीज में, होता है, बिल्कुल होता है प्रैक्टिकली। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि कितना नोटिफाई करना है, इसके ऊपर भी डिपेंड कर जाता है कई बार। ये मैं आपको प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, ठीक है। सो एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से एग्जाम या अपीयर होने के लिए दो चीजें हमेशा याद रखें। जब भी इंपेयरमेंट होती है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो भी अप्रोप्रिएट पार्टीज हैं उनको बताया जाए, और उनको कितना बताना है ये डिपेंड करेगा इंपेयरमेंट कितनी खतरनाक है, और बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं ऑडिटर से। इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे, व्हेन द चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव बिलीव्स द इम्पेयरमेंट इज नॉट रियल but recognizes there could be a perception of the impairment, the chief audit executive may choose to discuss the concern in the planned meetings with the operating management। जैसे कि यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल नहीं लूंगी ना तो बात नहीं बनेगी। चलो बेटा, ये मिस वाई है, नई नई आई है इंटरनल ऑडिट टीम में, सुपर एक्साइटेड है। इसको तो है कि आज तो मैं ना कोई डिस्क्रिपेंसी निकाल ही दूंगी। चलो अब थोड़ा सा एग्जाम्पल को डिटेल में लेते हैं। इसको परचेज डिपार्टमेंट में भेजा गया और वहां पे कुछ ज्यादा नहीं फिगर आउट हुआ, बस ये था कि भाई दो वेंडर्स के पास ऑर्डर प्लेस ना होके एक सिंगल वेंडर के पास सारा ऑर्डर प्लेस हो रहा है। तो इसको ऐसा लग रहा है कि सिंगल वेंडर को ना करते हुए हम मार्केट में दूसरे वेंडर भी सर्च कर सकते हैं, मे बी बोला मैंने, मे बी हमें बेटर ऑप्शन मिल जाए हमारी कंपनी को प्राइसिंग को लेकर, कि क्यों हम सिंगल वेंडर पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो ये चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव के नॉलेज में, इंटरनल ऑडिटर का जो हेड है उसके नॉलेज में मिसवाई लेकर आ रही है। अब ये एक रेकमेंडेशन हो सकती है जिसके विद रिस्पेक्ट टू जो सी है एक ऑडिट मेमो इशू करके, ऑडिट मेमो क्यों इशू करते हैं? रिकमेंडेशंस के लिए, है ना। तो सीनियर मैनेजमेंट को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि हम मल्टीपल वेंडर्स भी जो हैं उनके पास भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या फिर जहां से बेस्ट कोटेशन आएगी। तो ऐसी सिचुएशन या सर्कमस्टांस पॉइंट नंबर ए में फॉल करेगा, कि जब इम्पेयरमेंट लग रहा है कि हो सकती है, माइट बी वाली सिचुएशन है, मे भी नहीं है, कैन तो दूर की बात है, भूल जाओ। इफ इट इज नॉट रियल, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप हल्का सा रिकमेंडेशन देके, मैनेजमेंट से मीटिंग करके उनके नॉलेज में ये चीज लेके आ सकते हो। पॉइंट नंबर वन एज एन एग्जाम्पल, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर। दूसरी पॉसिबिलिटी है व्हेन द चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव बिलीव्स द इम्पेयरमेंट इज रियल। अब पहले बेटा जी क्या सिचुएशन थी? ओके, पॉइंट नंबर 4A रेपिटेशन का एक रिक्वेस्ट प्लेस हुई है तो उसको रिपीट कर लेते हैं, 4A का पॉइंट का। अब यहाँ पर बेटा वो क्या कह रहे हैं, दिवांशी मैं रिपीट कर देती हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम, कि अगर एक ऐसी ऑब्जर्वेशन किसी भी इंटरनल ऑडिट के टीम मेंबर के द्वारा पाई गई है जो कि इतनी जेन्युइनली लग रही कि जिसकी वजह से इंपेयरमेंट हो ऑब्जेक्टिविटी को लेकर, ठीक है। जैसे इसके अलावा भी ये भी एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल बनाते हैं, एक थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल बना के बताते हैं, सॉरी। इवन ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे दो तीन चीजें हैं।
when the impairment is not real and the chief audit executive may choose to discuss the concern in engagement planning meetings. ठीक है, एक डिफरेंट एग्जांपल बना के समझा देती हूँ। चलिए, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है AIPL। AIPL जो है, इसके इंटरनल ऑडिट टीम का हेड है, इसका इंटरनल ऑडिट टीम में जो चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव की पोजीशन होल्ड कर रहा है वो है मिस्टर एम। और मिस्टर एम के अलावा और कौन कौन काम कर रहे हैं? मिस्टर एल एंड मिस जूली। अब मिस जूली को काम, मिस जूली जो है ना, पहले इंटरनल ऑडिट टीम में थी, लेकिन हाल में इसका बिजनेस भी ओपन कर लिया जूली ने। किस, कौन सा बिजनेस? जो इसने टायर्स का बिजनेस स्टार्ट किया है, इसके और इसके हस्बैंड ने मिलके, जूली और उसके हस्बैंड ने मिलके, और ये टायर्स का बिजनेस ओपन किया है, तो इन्होंने इनके भी जो है, अब इसके बिजनेस, ये टायर्स का बिजनेस इसके हस्बैंड ने शुरू किया है सपोज। अभी पता नहीं था किसी को, इसके हस्बैंड के पास ऑर्डर प्लेस हो गया। किसका? जिस कंपनी में ये एज एन इंटरनल ऑडिटर काम कर रही है ना, इंटरनल ऑडिट के ऑपरेशन के लिए, उसी कंपनी AIPL ही इसके हस्बैंड की कंपनी के यहाँ पर टायर्स खरीदने का, सपोज ये एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, टायर्स का ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। ये नॉलेज, ये बात किसके नॉलेज में आ चुकी है? ये बात जो इंटरनल ऑडिट टीम का हेड है मिस्टर एम को जूली ने पर्सनली बता दिया कि लुक, मेरे हस्बैंड के, ये मेरे हस्बैंड ही है जहां पर अभी हाल ही में हमने टायर्स का ऑर्डर प्लेस करें, मेरे हस्बैंड का ही बिजनेस है ये। अब क्या ये ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर हो गई? बताओ, क्या यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर हो चुकी है? पॉसिबिलिटी है, वो भी रिमोट पॉसिबिलिटी है ना। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मिस्टर एम को की ये ड्यूटी बनती है कि उसकी जो ड्यूअल रिपोर्टिंग है वो क्या करे, मिस्टर एम सीनियर मैनेजमेंट के नॉलेज में लेकर आए, सीनियर मैनेजमेंट के साथ मीटिंग करे, और इसके साथ साथ ऑडिट मेमो रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं कि भाई ऐसी सिचुएशन हुई है, अगर आपको ऐसा लगता है तो हम मिस जूली को जो यहाँ पर टायर्स के जो भी परचेज डिपार्टमेंट में, यहाँ से ऑपरेशन से हटा के हम दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देते हैं। हाउएवर वो अपने फंक्शन बहुत अच्छे से निभाएगी, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि ये रियल ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर हो ही गई है, सिर्फ और सिर्फ होने की एक रिमोट संभावना है, रिमोट पॉसिबिलिटी है। अब आपको क्लियर हो गया? ये एग्जाम्पल्स तो देखो कितने भी बन जाएंगे, बट ये जो पर्सपेक्टिव है, आपको ये पर्सपेक्टिव क्लियर है फोर्थ ए का? तो वो ये कह रहे हैं कि जब इम्पेयरमेंट रियल नहीं है तो या तो रेकमेंडेशन दे के मैनेजमेंट के साथ मीटिंग करके बस उनके नॉलेज में ले आओ, ये वो कहना चाहते हैं। अप्रोप्रिएट पार्टी कौन है यहाँ पे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीनियर मैनेजमेंट, उनके नॉलेज में ले आओ। क्लियर हो गया? फोर्थ ए पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? Give me the confirmation so that I can proceed towards fourth B. चलिए फोर्थ बी की बात करते हैं। नाउ द इम्पेयरमेंट इज रियल, पहले रियल नहीं थी। रियल होने का मतलब क्या है? कि अब ऐसी पॉसिबिलिटी है, सॉरी, फोर्थ का ए पॉइंट सबको क्लियर है? जो मैंने ये दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पे समझाया आपको, टायर्स वाला, जूली वाला, क्लियर है ये? फोर्थ का ए पॉइंट को फिर से डिस्कस करने की कोई नीड है? प्लीज गिव मी द कॉन्फर्मेशन इन द चैट बॉक्स।
चलिए क्लियर है, अब आगे बढ़ेंगे। देन अब फोर्थ के बी पॉइंट की बात करेंगे। चलिए, व्हेन द चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव बिलीव्स, फोर्थ का बी पॉइंट कह रहे हैं कि वो रियल है इम्पेयरमेंट। अब इंटरनल ऑडिट ऑपरेशन इंडिपेंडेंटली और ऑब्जेक्टिविटी नहीं परफॉर्म हो पाएंगे। अब अप्रोप्रिएट पार्टीज जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, सीनियर मैनेजमेंट है, उनके नॉलेज में लाया जाए और फिर ये देखा जाए कि आगे कैसे प्रोसीड करने हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव हैं, यहाँ पर सपोज दो ही टीम है इंटरनल ऑडिट टीम में, एक मिस्टर एम है और एक मिस जूली है। अब मिस्टर एम और मिस जूली की हो जाती है शादी, ठीक है। अब सिर्फ इतना ही नहीं, एंटायरली ये जो कंपनी AIPL है, ये मिस जूली का जो ब्रदर है, उसकी बहुत बड़ी कंपनी है जो अब उसकी वाइफ बन चुकी है ना, तो उसके पास ही सारे ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है, कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, परचेज का बहुत हो गया, परचेज का एक अलग एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मिस्टर एम जो है, मिस्टर एम और मिस जूली जिनकी शादी हुई है, परचेज वाला एग्जाम्पल नहीं लेते, मिस्टर एम और मिसेस एम बोल लीजिए अब जूली को, इन्होंने भी एक साइड बिजनेस शुरू कर दिया सेम जो AIPL कर रहे हैं, सेम बिजनेस, इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर इंटरनल ऑडिटर्स भी बन के बैठे हैं। तो डोंट यू थिंक सो कि अब ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर होगी? यस और नो, बताएं। अब ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। नाउ दिस सिचुएशन सीम्स टू बी रियल, राइट? तो अब क्या करना चाहिए? इमीडिएटली अप्रोप्रिएट पार्टीज जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो सीनियर मैनेजमेंट है, उनके नॉलेज में ये चीज लाई जाए, ताकि आगे उनको कंटिन्यू करना है एज एन इंटरनल ऑडिटर की नहीं, वो आगे सीनियर मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करें। क्लियर हो गया? तो जब भी हम बात बोलते हैं बार 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 कि अप्रोप्रिएट पार्टीज को बताएं आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना, तो पहली पॉसिबिलिटी, इंपेयरमेंट तो रियल अपीयर ही नहीं हो रही, दूसरी इंपेयरमेंट रियल अपीयर हो रही है, और तीसरी एक यूनिक पॉसिबिलिटी है, when an impairment comes to light after an audit has been executed and it impacts the reliability of the engagement results. So the chief audit executive will discuss it with the operating and senior management as well as board of directors. अब सपोज इंटरनल ऑडिट पूरा कैरी आउट हो चुका है, ऑडिट पूरी तरह से कैरी आउट कर दिया है। अब इसी एग्जाम्पल को फर्दर कर रहे हैं। अब ये जब इंटरनल ऑडिट कर रहे थे मिस्टर एम और मिस जूली, ये उसी दौरान उन्होंने उन्हें बता दिया था। अब क्या हुआ, थोड़ी डिफरेंट सिचुएशन लेते हैं। उन्होंने सपोज 23-24 का पूरा इंटरनल ऑडिट कैरी आउट कर दिया है, और ऑडिट कंप्लीट होने के बाद इन्होंने अभी जून लेते हैं, मई, अप्रैल के अंदर, अप्रैल 5 को 2024 को अपना सेम लाइन ऑफ बिजनेस स्टार्ट किया है जो AIPL कर रही है। सेम ऐसे बिजनेस स्टार्ट कर दिया इन्होंने, है ना, सेम ऐसे सिमिलर बिजनेस। तो ये ऑडिट कंप्लीट होने के बाद ये पॉसिबिलिटी आई है। तो अब ये भी उनके नॉलेज में डालना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के और सीनियर मैनेजमेंट के बहुत जरूरी है। क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि ऑडिट कंप्लीट होने के बाद ये सिचुएशन आई है, क्यों बताना जरूरी है? अगर चाहे बिजनेस बाद में भी स्टार्ट हुआ है, बट कहीं ना कहीं उसके आइडियाज, उसकी सारी चीजें पहले से शुरुआत हो जाती है चीजों की। तो क्या इंटरनल ऑडिट इन्होंने अच्छे ढंग से करा होगा, नहीं करा होगा, या इवन ये जिस कंपनी के इंटरनल ऑडिट ऑपरेशन को देख रहे हैं उसी के किसी एम्प्लॉय ने इनको अपने बिजनेस में हायर कर लिया, मतलब ऑडिट हो जाने के बाद अगर ऐसी कोई सिचुएशन नजर आती है, तो क्या वो भी मैनेजमेंट के नॉलेज में डालना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नॉलेज में डालना चाहिए? आगे वो जो भी देखेंगे कि जो भी उन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं, अपने इंटरनल ऑडिट की जो रिपोर्ट बनाई है, उस पे कितना वो रिलाय करें उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
इस एस्पेक्ट को ध्यान रखते हुए। अब यहाँ पर देवांशु जो है 4th C मैं दोबारा समझाने के लिए बोल रहे हैं, तो हम इसको दोबारा से एक सिंप्लीफाई सिचुएशन लेते हैं, इंस्टेड ऑफ एन एग्जाम्पल नॉर्मल सा पॉइंट लेते हैं। बेटा आपने इंटरनल ऑडिट कैरी आउट कर लिया, आपकी जो भी जिस भी कंपनी का आप इंटरनल ऑडिट कैरी आउट कर रहे थे, आपने अपनी रिपोर्ट भी बना के दे दी है। रिपोर्ट सबमिट हो जाने के बाद अगर कोई ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर होने की पॉसिबिलिटी लगती है, रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है, द पॉइंट इज इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है मैनेजमेंट को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और उसके बाद ये पता चलता है कि कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस जिसमें एज एन इंटरनल ऑडिटर उनकी ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर होने का स्कोप है, तो जो वो पास्ट में, आई रिपीट, जो वो पास्ट में इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर चुके हैं, तो उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उस इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट पर रिलाई करना है या नहीं करना, ये कौन डिसाइड करेगा? उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन ये चीज एज एन इंटरनल ऑडिटर के जो हेड हो आप, चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव, आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप किसके नॉलेज में लेकर आए, उस कंपनी के सीनियर अथॉरिटीज के, इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नॉलेज में लेकर आए, ठीक है, कि उस रिपोर्ट जो आपने ऑडिट रिपोर्ट बना के दी है उस पे वो डायरेक्टर्स रिलाई करें या ना करें। क्योंकि यहां पर इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, इम्पेयरमेंट कम्स टू लाइट व्हेन आफ्टर एन ऑडिट हैज बीन एग्जीक्यूटेड। इंटरनल ऑडिट हो चुका है, दोबारा बाद में पता चल रहा है, अरे यहां पर आपको और अच्छे से समझाने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया था ना, परचेज मैनेजर वाला, जिसमें मिस जूली उसके उसके साथ उसकी मैरिज फिक्स हो जाती है। सपोज कुछ डिस्क्रिपेंसी उनको लग रहा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को परचेज डिपार्टमेंट में हो सकती है, लेकिन जूली ने रिपोर्ट बना के दे दी चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव को, और बाद में चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव को पता चला कि जो जूली है वो परचेज डिपार्टमेंट मैनेजर के साथ ही उसकी शादी हो रही है, जिसने परचेज डिपार्टमेंट का इंटरनल ऑडिट किए। पता लगे इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट आज सबमिट हुई है और परसों उनके लावा फेरे हो रहे हैं, 7 फेरे हो रहे हैं उनके। तो ये बात तो भाई सीनियर मैनेजमेंट के नॉलेज में डालनी पड़ेगी कि स्पेशली उस सेगमेंट के ऊपर जो रिपोर्टिंग हुई है उस पर रिलाई करना है कि नहीं करना उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बिकॉज ये कब लाइमलाइट में आ रही है चीज, आफ्टर द ऑडिट हैज बीन एग्जीक्यूटेड, उसके बाद आ रही है ये चीज नॉलेज में कि यहां पर इंपेयरमेंट हो सकती थी, इंपेयरमेंट होने की संभावना है। तो कंपनी के जो सीनियर मैनेजमेंट है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके नॉलेज में ये चीज होनी चाहिए। अब आपको 4th C पॉइंट थोड़ा समझ में आया? एवरी वन ऑफ यू, दिवांशी एंड एवरी वन, 4th C अब समझ में आया कि ऑडिट हो जाने के बाद की बात है ये। चलिए अब आगे प्रोसीड करेंगे। स्कोप लिमिटेशन जो हमने कल कुछ एक्सटेंड तक किया था कवर, बट ये वाला हमारा पार्ट पेंडिंग था। देन ये मैंने आपको करवाया था लास्ट लेक्चर में कवर। हाउ एवर ऑब्जेक्टिविटी इम्पेयर्ड बाय प्रीवियस असाइनमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट पर्सनल, जो हम आपका नेक्स्ट वीकेंड सैटरडे संडे सेम टाइम 10:15 कवर करेंगे। इसके अलावा पिछले बैच की जो रिकॉर्डिंग के 3 लेक्चर हैं इम्पेयरमेंट वाले चैप्टर के सेकंड यूनिट के, तो वो आप सबने देख लिए हैं, उसको दोबारा फास्ट ट्रैक पे देखें। इसके जो पहले 2 लेक्चर हैं और आज का लेक्चर जो तीसरा लेक्चर हो जाएगा आई बिलीव, है ना? सो ये 6 लेक्चर को फास्ट ट्रैक पे देखें और एमसीक्यू करें। कितने एमसीक्यू करोगे? मॉक टेस्ट सीरीज 1 जो है ऑब्जेक्टिविटी वाले चैप्टर की, वो सारे एमसीक्यू करके मेरे को मेल के अंदर मेरे को ईमेल करोगे आप अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट। लेट मी जस्ट मेंशन माय ईमेल आईडी ओवर हियर। आई एम एक्सपेक्टिंग कि बेटा जो भी आप सब ने एक अपना टाइम कंट्रीब्यूट किया है तो वो घड़ी आ चुकी है। अभी नहीं कह रहे रात के 11 सवा 11 होने वाले। कल आराम से मतलब 1-1.5 घंटा बैठ के परसों तरसों अपना मतलब 3-4 घंटे निकालो इस वीकेंड में, डबल स्पीड पे लेक्चर्स देखो, पिछले क्लास की रिकॉर्डिंग के 3 लेक्चर्स, अभी के रिकॉर्डिंग के, और
एटलीस्ट 25-30 MCQ करके मुझे इस ईमेल आईडी पे, ये जो 2 मेल आईडी मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, मेरे को आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट भेजो। और अगर किसी एमसीक्यू को करने में कोई दिक्कत आती है आप लोगों को, तो मुझे आप डाउट्स भी यहाँ पे मेल कर सकते हो। क्लियर हो गया आप सबको? इसी वाले चैप्टर के बेटा, इंडिपेंडेंस ऑब्जेक्टिविटी चैप्टर के, इसी चैप्टर के एमसीक्यू करने हैं देवांशी एंड एवरीवन। ठीक है, मॉक टेस्ट इसी चैप्टर का करना है। क्लियर हो गया आपको? और आई थिंक आप